Hello everyone, welcome to Tathastu ICS and welcome to our daily news analysis. So कल के लिए आई एम सॉरी कि आप लोगों का था कि क्वेरी कि मैम एनालिसिस क्यों नहीं आया. एक्चुअली आई वाजंट फीलिंग गुड, तो इसलिए जो है मैं एनालिसिस रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट टुडे I am doing that. Chalo, so let's get started with our daily news analysis. But before that, a little bit of information. And information kya hai? That we are offering you these mini courses: MA, BA, Diploma, plus UPSC preparation, and only UPSC preparation. Apart from that, philosophy optional also, score enrichment program as well, and apart from that, NCERT module and CSAT paper 2 as well. ओके ये सारे जो हैं हम वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे कोर्सेज. सो विच एवर यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन इट. कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तथास्तु ICS की वेबसाइट है, यहाँ पर जा करके यू कैन ऑब्वियसली गेट द डिटेल्स फ्रॉम देयर एंड यू कैन ज्वाइन इट. आप वहीं से ही जो है एनरोल कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स एज वेल एंड दिस इज दी एड्रेस, ऑफिस एड्रेस. आप यहाँ पर भी आकर के विजिट कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट योर प्रॉब्लम्स रिजॉल्व एनीथिंग. अगर आपको जो है confusion है, anything related to the courses, so you can definitely come. Let's get started with the very first topic, that is the quiet diplomacy could ease South China Sea tensions. So South China Sea से related क्या है situation and all those things I had covered earlier as well. हमने एक जो DNA analysis पहले भी जो news analysis किए थे, तो उसमें इस चीज़ को लेकर के हमने discussion किया था कि South China Sea का जो case है वो actually है क्या. मैं आपको यहाँ पर फिर से जो है एक ओवरव्यू दे देती हूँ एंड द ओवरव्यू इज लाइक दैट. यहाँ पे चाइना इज द वन हु इज ऑब्वियसली इंटरफेयरिंग एंड ये जो है एक तरीके से इंटरफेयर कर रहा है दूसरों के घर में. ओके जब हमने ये UNCLOS हाई सीज के बारे में हम पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर राइट, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कुछ डिस्टेंस के बाद जो है जो एरिया होती है वो ओपन सी है, हाई सीज है, ओशन का पार्ट में कह रही हूँ, जहां पर कि किसी का कोई हक नहीं होता है, वो किसी की टेरिटरी के अंदर नहीं आता है. ओके सपोज दिस इज दी बाउंड्री, आपका जो है ये टेरिटोरियल एरिया है, ये आपकी ज़मीन है. उसके बाद ओशन यहाँ से जो है ये स्टार्ट हो जा रहा है. सो अप टू दैट ऑफ द 200 नॉटिकल माइल्स जो है वहाँ पे यू आर डूइंग सम एक्टिविटीज एंड ऑल, उस टाइप की चीज़ें यू आर डूइंग, कुछ तो चल रहा है करके राइट. जैसे कि इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया एंड ऑल, उस टाइप की चीज़ें तो चल रही राइट. सो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो एरिया आता है दैट इज द हाई सीज राइट. सो दैट इज द हाई सीज. अब ये हाई सीज में क्या होता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल लॉज जो होते हैं वो अप्लाइड होती हैं. दिस बिलोंग्स टू एवरीवन एंड दिस बिलोंग्स टू नो वन ऑल्सो. मतलब ऐसे कहे कि ये किसी पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करती है, तो ऐसा नहीं है, ये हर किसी का है वो है. एंड वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वहाँ पे वो किस तरीके से होंगे, जो कि UNCLOS जो बनाती है उसके अकॉर्डिंग राइट. अब यहाँ पे क्या है कि जो टेरिटोरियल चाइना क्या कर रही है कि जो कंट्रीज की टेरिटोरियल एरियाज हैं, ठीक है, उसके अंदर तक आकर के कह रही है कि दैट दिस इज माई एरिया, ये मेरा एरिया है राइट. जबकि वो इस पूरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इन सारी चीजों के अकॉर्डिंग उसमें उसका हक नहीं है, बट स्टिल इट इज सेइंग दैट कि नहीं ये मेरा है. ओके तो यही चीज जो है वो एक्चुअली चाइना यहाँ पे साउथ चाइना सी में कर रही है. सो देयर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज द 9 डैश लाइन, जो कि पहले 11 डैश लाइन ये लोग कहते थे. अभी वही चीज जो है ये 9 डैश लाइन है. इसके अंतर्गत जो भी एरिया आता है चाइना कहती है दैट दिस इज आर्स. ओके ये किसका है, ये हमारा है राइट. एंड इस एरिया में जो है बहुत सारी अदर कंट्रीज हैं जिनका टेरिटोरियल एरिया, टेरिटोरियल वाटर्स, मतलब इनका जो हक है, जितने एरिया तक इनका कंट्रोल एक्चुअली में बनता है वहां तक जा रहा है राइट. तो आप चाहे जो फिलीपींस की बात करें, वियतनाम की बात करें, ब्रुनाई की बात करें राइट. सो देयर आर अ लॉट मेनी कंट्रीज जो कि इस पर्टिकुलर
पूरे इशू में जो है वो फंसी हुई है बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना ने इसमें क्या कर दिया, इसने जो है मैन मेड आइलैंड्स बेसिकली इसमें बनाने इसने शुरू कर दिए इन ऑर्डर टू प्रूव कि हमारा दबदबा है यहाँ पे, भैया हमारा कंट्रोल है यहाँ पे। ये चीज को शो करने के लिए इसने जो है आइलैंड्स भी बना दिए, ठीक है। एंड अब बाकी लोग जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू सीक, मतलब वो एक तरीके से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हमको कोई सोल्यूशन मिल जाए, राइट। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप जो है क्या कैसे हैं ऑल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप किसके पास जा रहे हो, ओके आप क्या कर रहे हो, ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है उनको। बस ये फर्क पड़ता है कि भाई हम जो है ना मान रहे हैं कि ये हमारा एरिया है, हिस्टोरिकली हमारा एरिया है, तो ये हमारा एरिया है, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल रीजन दे करके कहते हैं कि 9 डैश लाइन के अंतर्गत जो आता है हिस्टोरिकली हमारे अंदर आता था, तो हम जो है इसको अपना मानेंगे। तो ये तो वही बात हो गई, जब इंडिया अगर कह दे कि अखंड भारत है, तो अखंड भारत जहां से जहां तक हम मानते हैं हिस्टोरिकली, तो वो सारा का सारा हमारा है, ओके। और हम जबरदस्ती जा करके हैं वो सारे एरियाज को कैप्चर कर ले, तो इट्स लाइक दैट है ना, तो वो सही नहीं होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट ओवर हियर साउथ चाइना सी में जो है वो चाइना कर रही है, ओके। तो मैंने आपको जो है एक बैकग्राउंड समझा दिया कि एक्चुअली यहाँ पे जो है सिचुएशन क्या है। सो हियर यू कैन सी सम आइलैंड्स व्हिच हैव बीन मेड, सो स्पार्सल आइलैंड्स, स्कारबोरो आइलैंड एंड दी दिस स्पार्टली आइलैंड्स, ये सारे आइलैंड्स जो हैं वो यहाँ पे बने हुए। सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज रिलेटेड टू दिस थिंग ओनली। इसमें क्या कह रहे हैं कि हम जो है फिलीपींस से रिलेटेड भी कुछ टाइम पहले था, सेम न्यूज में था, तो यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है। तो क्या फिलीपींस यहाँ पे भी इन्वॉल्व है। सो बायलैटरल, कभी भी ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ओके। तो यहाँ पे वो एक तो हम वैसे ही जो एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है उस पर हम जा रहे हैं, आई मीन जो हम ये जो आशियन कंट्रीज हैं उनसे हम एक अच्छी दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक जो है वो जो हम एक माला पिरो रहे हैं, तो उसमें से ये एक और इशू को हमने लेकर के पिरो दिया कि भाई हम आपके साथ है करके, ओके। सो स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल पार्टनरशिप, फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड फिलीपींस दे मेट एंड इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देयर बायलैटरल पार्टनरशिप, अपनी जो पार्टनरशिप थी इसको बेटर अप करने के लिए उन लोग जो है एक दूसरे से मिले। आप सभी को पता ही है कि ये IR का टॉपिक हो गया, इंटरनेशनल इसमें इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल चीज तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है। सो दे डिस्कस्ड अबाउट दी 21st सेंचुरी की पार्टनरशिप जो है, इसमें हम किस तरीके से चीज़ों को एक्चुअली बेटर कर सकते हैं, ओके। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि साउथ चाइना इशू जो है, साउथ चाइना सी इशू, ये तो मैंने आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझा दी। यहाँ पे जो है ये जो फिलीपींस हमने लास्ट टाइम जब कवर किया था तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी गए हुए थे, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये डिसीजन आया कि चाइना इज़ नॉट सपोज टू इंटरफेयर, वहाँ पे जो है चाइना का हक नहीं बनता है, राइट। एंड फिर भी चाइना ने कहा कि हम उसके हक को, जो उनकी जो जजमेंट है उसको हम नहीं मानते, ओके। तो उसको इग्नोर कर दिया एंड वो अपने हिसाब से जो है वो काम कर रहे हैं। बेचारा फिलीपींस जो है उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे एंड कैसे करे। एंड यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा रीजन ये भी आ जाता है ना कि ये जो पूरा एरिया है चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, है ना। ऐसे थोड़ी है कि खेलते खेलते तेरा घर मेरा घर जो है सब मेरा घर वाला सीन हो गया, तो ऐसा नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, द रीजन बिहाइंड दैट इज द रिसोर्सेज ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, ये जो वाटर में, ओशन वाटर में अंदर जो इतने सारे मिनरल्स हैं, गैस है एंड ऑल, तो वो जो चीजें हैं वो रिसोर्सेज के लिए ये सारा जो गेम हो रहा है तो वो इसी चीज के लिए हो रही है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन एक्चुअली, ठीक है। तो इवॉल्विंग नॉटिकल पार्टनरशिप, examples of the evolving strength of the partnership include opening a resident defense attached office in Manila and boosting cooperation between the coast guards of the both the countries. What we are doing, we will be
वी विल बी एक्चुअली डूइंग समथिंग न्यू, जैसे कि कोस्ट गार्ड्स जो हैं दोनों ही कंट्री के, तो उनके बीच में जो है एक तरीके से कोऑपरेशन हम लाने की कोशिश करेंगे, एंड डिफेंस का जो है एक सिस्टम हम वहाँ पे मनीला में एक ऑफिस ओपन करेंगे। मनीला अक्वायर्ड नेवल एसेट्स अंडर द कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम दैट ऑफ द दिल्ली। नेवल एसेट्स जो है मनीला ने दिल्ली से, दिल्ली मतलब इंडिया से खरीद, मनीला मतलब फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस ने जो है वो यहाँ से दिल्ली से खरीदे हैं। एंड पार्टनरशिप में ये और क्या किया जा रहा है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, जॉइंट एक्सरसाइजेस होंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के, बिकॉज ये मैरीटाइम का सारा इशू है, कभी भी जो है ये प्रॉब्लम एस्केलेट हो सकता है, राइट। तो हमको मतलब इन लोगों को, फिलीपींस वालों को, इनको जो है हर टाइम रेडी रहने की ज़रूरत है, अपने आप को उस हिसाब से इक्विप्ड करके रहने की ज़रूरत है, तैयार रहने की, ट्रेंड रहने की ज़रूरत है। सो वेन एवर द टाइम कम्स डेफिनेटली दे वुड बी एबल टू attack, right? So, and disaster responses as well, initiating a maritime dialogue. Okay, so all these things they are thinking कि हम जो है इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे करके। Agreement or regional and multilateral issues, the most notable development was the agreement. अब ये जो सबसे important जितना भी बातचीत हुआ था दोनों डिफेंस मिनिस्ट्री, दोनों ही जो एक्चुअली मिनिस्ट्रीज थी उनके बीच में, तो ये अग्रीमेंट हुआ कि दैट एग्रीमेंट किन चीज़ों पे हुआ, रीजनल एंड मल्टीलेटरल जो इश्यूज थी उन सारी चीज़ों को लेकर के, एंड क्या कौन सी, साउथ चाइना सी को स्पेसिफिकली लेकर के यहाँ पे फोकस करके जो है वो बात करी गई। इंडिया ने कहा कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, और इसमें क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, दैट इज द UNCLOS, UN क्लॉज जिसको भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, इसमें जिस तरीके से जो लॉ ये बात कहती है कि कहाँ पे किसका कितना हक है, कहाँ पे क्या किस तरीके से होना चाहिए, तो वैसे काम हो। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर कानून है तो वो कानून किस चीज़ के लिए, सारी चीज़ें सौहार्दपूर्ण से हो, सही ढंग से चले, किसी भी तरीके का जो है दिक्कत किसी को ना हो करके, उस पर्पस से। सो इंडिया एक्सप्लिसिटली कॉल्ड फॉर रेस्पेक्टिंग द 2016 आर्बिट्रल अवार्ड। यहाँ पे 2016 में जो है वो फिलीपींस ने एक्चुअली जो केस किया था, 2013 में ये केस करी थी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे चाइना ने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ था कि ऑब्वियस सी बात है कि चाइना वोंट बी पार्टिसिपेटिंग, तो चाइना ने जब पार्टिसिपेट नहीं किया तब जा करके 2016 में जो है इस पे यहाँ पे इन्होंने जो है वो जजमेंट एक्चुअली दे दी थी, ठीक है। जब इन्होंने यहाँ पे जो है नहीं पहुंचे, मतलब फाइनली द PCA फाइनली रिलीज द अवार्ड ऑन जुलाई 12, 2016, जुलाई 12 को ही जो है, मतलब कल के ही दिन इन्होंने जो है वो जजमेंट दे दिया, क्योंकि चाइना जो है वो प्रेजेंट ही नहीं हो रहा था, काफी टाइम तक वेट किए, 2013 में ही इन्होंने केस फाइल करी थी, बट दिस दे वर नॉट कमिंग। सो इन्होंने जो है अपना जजमेंट वहां पे दिया। आर्बिट्रेशन ने जब ये जजमेंट दिया तो उस टाइम जो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखी, जैसे कि मैरीटाइम राइट्स हो गए, स्टेटस ऑफ पर्टिकुलर मरीन फीचर्स हो गए, हिस्टोरिकल राइट्स हो गए, लेजिटिमेसी ऑफ पर्टिकुलर चाइनीज एक्शंस ऑन द साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में जो उन्होंने काम किया था, जो भी उन्होंने डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करे बाय क्रिएटिंग दीज फेक आइलैंड्स एंड ऑल, मैन मेड आइलैंड्स एंड ऑल, तो वो कितना सही था। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर जो है उन्होंने डिस्कशन किया, उन सभी चीज़ों पे विचार किया, एंड फाइनली उन्होंने कहा कि जो हम जजमेंट दे रहे हैं दैट इज द फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ। एंड ये किसके बेसिस पे हो जाते हैं, UN क्लॉज के आर्टिकल 296 एंड आर्टिकल 11 ऑफ एनेक्चर 7, ठीक है। 7th एनेक्चर के जो आर्टिकल 11 है और UN क्लॉज का आर्टिकल 296 है, ये इन पे इन्होंने कहा कि हम जो बोल रहे हैं, हमने जो कहा है कि यहाँ पे चाइना का अधिकार नहीं बनता है, वो अब फाइनल है और बाइंडिंग डिसीजन है, ये दोनों पे ही अप्लाई होता है। लेकिन चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ा इन सारी चीजों को लेकर के। यहाँ पर कुछ और पॉइंट इन्होंने यहाँ पर बताया था, ट्राइब्यूनल ने कहा, The tribunal also found that China has violated the sovereign rights of the Philippines.
सॉवरेन राइट्स ऑफ द फिलीपींस, जैसे कि मैंने कहा कि 200 नॉटिकल माइल्स तक, तो यहाँ पे क्या आता है स्पेशल, यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इन्होंने कहा कि जो फिलीपींस की सॉवरेन राइट्स है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसका, उसको इन्होंने वायलेट किया है बाय डूइंग व्हाट, क्या चीजें करके, बाय इंटरफेयरिंग विद द फिलीपींस फिशिंग एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन। बिकॉज इतने पर्टिकुलर एरिया में जो है ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं पेट्रोलियम चीज़ों को लेकर के, वहाँ पे है कि नहीं फिशिंग हो सकती है, तो उस चीज़ों को इन्होंने नहीं होने दिया। एंड नेक्स्ट वाज कंस्ट्रक्टिंग आर्टिफिशियल आइलैंड्स, उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड्स वहां पे बना दिया, तो दैट वाज आल्सो नॉट अलाउड। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, फेलिंग टू स्टॉप चाइनीज फिशरमैन फ्रॉम फिशिंग इन द जोन। अब ये लोग जो है चाइना इनके एरिया में आके रखी हुई है, और चाइना के जो फिशरमैन है वो भी यहाँ पर आकर के फिशिंग कर रहे हैं, जो कि उनका टेरिटोरियल एरिया नहीं बनता है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली यहाँ पर हो रही थी, तो इन्हीं सारी चीजों को इन्होंने पॉइंट आउट किया आर्बिट्रेशन कोर्ट ने, और कहा कि इन सारी चीजों को स्टॉप करने चाहिए, बिकॉज चाइना इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ हक, कोई भी राइट इनका नहीं बनता है वहां पर इंटरफेयर करने का, एंड फिलीपींस के एरिया में जो है जाकर के ये सारे काम करने का। ओके, सो इन्होंने जो है वो बहुत सारा वर्क किया था यहाँ पर इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो यूएन क्लॉस ने जो है अपना डिसीजन दिया कि भैया इस चीज़ को जो है वो आप बंद करो करके। ओके, सो दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन फ्रॉम द आर्टिकल इटसेल्फ, आई एक्सप्लेन्ड यू दैट। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि ये जो साउथ चाइना सी का पूरा केस हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, एंड साउथ चाइना सी जो है ये बहुत ही क्रूशियल एरिया भी है एक्चुअली। क्योंकि जो बहुत सारा जो मैरीटाइम का मतलब ये जो शिपिंग एरिया का चीज़ है, अब यहाँ से देखो होकर के जाती है, ये मलक्का स्ट्रेट है, दिस इज दी मलक्का स्ट्रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, दिस मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। तो आप देखोगे कि ज्यादातर जो शिपिंग होती है वो ये मलक्का स्ट्रेट से होते हुए जाती हैं, ठीक है, इन सारी जगहों पे जाएगी, वहां से जो है यहाँ से होकर के ये जो है इधर से होते हुए फिर जाएंगी, ठीक है, यहाँ से मेडिटेरेनियन सी जाएंगे, फिर यूरोप वाले साइड में जाएंगे, या फिर जो है ये अमेरिका चले जाएंगे, या फिर दे विल बी गोइंग टू अफ्रीका फ्रॉम दीज ऑन दीज साइड्स ऑफ द अफ्रीका, वेस्टर्न साइड में अगर जाना हो, अदरवाइज दे विल बी गोइंग टू द अमेरिका और द सदर्न साइड में, जो ये जो वेस्ट वर्ल्ड है, आई मीन दिस थिंग दी साउथ अमेरिका, वहाँ पे जा सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे भी जाना है, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द रूट व्हाट दे आर फॉलोइंग। लेकिन ये मलक्का स्ट्रेट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। तो ये जो यहाँ पर जो है साउथ चाइना सी को लेकर के जो इशू है, अगर सपोज कि चाइना जो है वो ये एरिया में कैप्चर कर लेती है, तो यहाँ से जो एक पूरा ट्रेड चल रहा है, पूरा ट्रेड जो रन हो रहा है, व्हाट विल हैपन, चाइना यहाँ से जो है वो नहीं होने देगी ट्रेडिंग। ओके, सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करेगी, जो ये जो पूरा शिपिंग इंडस्ट्री है उन सारी चीज़ों को बहुत ही इम्पैक्ट करेगी। एंड दिस इज़ द फैक्ट, मानिए ना मानिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना से होकर के सप्लाई हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चाइना से होकर के सप्लाई होती हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द होल ऑफ द वर्ल्ड का जो भी शिपिंग हो रही है, जो भी चीज़ है, तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही मेजर इशू क्रिएट कर सकती है। सो देयर इज अ नीड ऑफ डायलॉग, सो वहां पे जो है बातचीत करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देना बहुत जरूरी है। जस्ट इमेजिन, भगवान न करे, लेकिन सपोज कि जो यहाँ पे इन लोग ये सभी के सभी जो है वॉर में अगर इन्वॉल्व हो गए, तो शिपिंग लाइन तो पूरी की पूरी वहां से कट ऑफ हो जाएगी, तब तो हो गया, यहाँ से तो कोई शिपिंग ही नहीं हो पाएगी। ये पूरा पार्ट साउथ, ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं ये तो गए ही गए, चाइना से भी नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद जो है वो सारी कट ऑफ हो जाएंगी, यहाँ से ही सिर्फ सारी चीजें होंगी। ओके, तो दैट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर। खैर अभी सारी की सारी चीजें शांति से मेंटेन करने की कोशिश हो रही है, एंड आई होप सो कि सब चीजें जो है वो सही रहे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ओवर 80% ऑफ चाइनाज एनर्जी सप्लाईज आर ब्रॉट इन थ्रू द नैरो मलक्का स्ट्रेट, यहाँ से
मलक्का स्ट्रेट से ही होकर के जाती है। जैसे इंडिया के लिए जो चिकन स्नैक के एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे यहाँ पे जो है वर्ल्ड ट्रेड के लिए मलक्का स्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द साउथ चाइना सी इज क्रूशियल फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमी, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इसकी जो सिक्योरिटी है इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज नॉट सपोज टू बी इन पुट इन डेंजर एट एनी टाइम। डिस्पाइट द PCA's डिसीजन द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड हैज नॉट चेंज एट ऑल। अभी भी जो है किसी भी तरीके की चेंज जो है वो आपको ग्राउंड लेवल पे देखने के लिए नहीं मिलती है। इंडिया जो है वो कह रहा है कि भैया ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको आप पीसफुल तरीके से जो है इसको रिजॉल्व कर लीजिए, रेजोल्यूशन निकाल लीजिए एंड ये जो चैनल है इसको वर्किंग में रहने दीजिए, नहीं तो हर किसी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सबसे बेस्ट तरीका यही है जो रूलिंग आया है उसको मान लिया जाए एंड सभी जो है अपने अपने क्षेत्र में आराम से जो भी एक्सप्लोरेशन करना है, जो भी फिशिंग करना है, जो भी काम करना है करो। चाइना भी आप अपने एरिया में करो, इनको भी अपने एरिया में करने दो, राइट। पॉलिटिकल फ्रेमवर्क एंड कोड ऑफ कंडक्ट, आसियन लीडर्स जो है वो यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द पॉलिटिकल सोल्यूशन ओवर हियर एंड दैट टू द थ्रू द क्वाइट डिप्लोमेसी। तो यहाँ पे डिप्लोमेसी की बात कर रहा है। साउथ चाइना Sea problem requires a political framework as legal methods have limited potential। अब यहाँ पे जो है एक तरीके से जियोपॉलिटिकल जो ये मतलब जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसको इस्तेमाल करने की बात कर रहा है, क्योंकि तो लीगल चीजें जो है उसको तो ये मान नहीं रहे हैं। प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ लीगली बाइंडिंग कोड ऑफ कंडक्ट फॉल्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ द आसियन लीडर्स ओनली, कि भैया रूल्स एंड रेगुलेशंस जहां तक फॉलो करने की बात है बस वो आसियन कंट्रीज जो है वही कर रही हैं, चाइना का तो कुछ आता पता है ही नहीं। ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग द आसियान नेशंस इज नेसेसरी टू कन्वे अ क्रूशियल पॉलिटिकल मैसेज टू चाइना। इन सभी को इकट्ठे हो जाना चाहिए और चाइना के अगेंस्ट जो है वो आवाज उठाना चाहिए, बट इन अ डिप्लोमेटिक वे। ऐसा ना हो कि फिर जो है वहां पे रशिया और यूक्रेन की अलग लड़ाई चल रही है और यहाँ पे जो है एक अलग ही लड़ाई छिड़ जाए। सो दैट इज नॉट सपोज टू हैपन। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इज इट पॉसिबल टू हैव पार्शियल एप्स बैन। ओके, तो ऐप बैन्स, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जो हम पार्शियली किसी ऐप को जो है पार्शियली जो है कुछ ऐप्स को जो है हम वो एक्चुअली बैन कर सके। सो व्हाई इज द ट्राई टू व्हाई इज ट्राई इज द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, ठीक है। वाई इज ट्राई ट्राइंग टू रेगुलेट मैसेजिंग एप्स, क्यों ये जो है मैसेजिंग एप्स को रेगुलेट करने की बात कर रहा है। आर इंटरनेट शटडाउन्स वेरी कॉमन इन इंडिया, क्वेश्चंस क्या रेज कर रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाई इज द इंडियन गवर्नमेंट wary of the virtual private networks VPNs, why is blocking VPNs a threat to the digital privacy। तो ये सारे क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे इस आर्टिकल में डील किया जा रहा है। ये हमारे लिए जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है GS 2 and 3 के अंतर्गत आता है। इंटरनेट शटडाउन्स की जब हम बात करें इंडिया में, तो एवरी देन एंड नाउ यू मस्ट हैव सीन कि जहां पर भी किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट होती है, राइट, राइट्स होते हैं या फिर जो राइट्स होने वाले सिचुएशन अगर लगता है कि बहुत खतरनाक कोई सिचुएशन हो सकती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में क्या है कि इंडिया बैन लगा देती है, ठीक है। मतलब इंटरनेट जो है वो शट डाउन बेसिकली कर देती है। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपन। राइट, सो इंटरनेट शटडाउन्स इन इंडिया हैपन्स, ठीक है। सो इंटरनेट शटडाउन्स की अगर बात करें तो स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पे इंडिया कम्युनली चार्ज्ड जब टाइम पीरियड्स होते हैं, जब लगता है कि सिचुएशन बहुत खराब होने वाला है, तो उस टाइम व्हाट दे डू, दे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ प्रोएक्टिव कंटेंट जो लोगों को प्रोवोक कर सके कि आओ भाई लड़ो, है ना, हथियार उठाओ, पत्थर उठाओ, ये सारी टाइप के काम करने की जो बात कहता है ना, तो वहां पे इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन्ड रहे करके फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द शटडाउन्स। अब ये जो शटडाउन्स होते हैं तो उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होता है।
शटडाउन्स कैन बी प्रोलॉन्ग्ड, काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के भी हो सकता है कि कुछ टाइम के, कुछ एक आध घंटे का तो कभी नहीं होता, 1-2 दिन का हो या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। एंड ये इन सब चीज़ से एक्चुअली होता क्या है, रेस्ट्रिक्ट्स द एक्सेस टू एजुकेशन, वर्क, बैंकिंग एंड दैट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑल्सो। क्योंकि इंटरनेट अगर अगर शट डाउन हुआ है किसी एरिया में, तो व्हाट विल हैपन, वो एरिया में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं इंटरनेट को लेकर के, वो सारी चीजें बंद हो गई, है ना, सिंपल सी चीज है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ना तो एजुकेशन का, ना काम का, ना बैंकिंग का, ना ही जो इंफॉर्मेशन वाला कोई सिचुएशन है, वो मतलब कुछ भी जो है आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। ओके, तो गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है कि कोई ऑल्टरनेटिव तरीका निकल सके। अगर सपोज कि दिल्ली में, पूरे दिल्ली में जो है वो एक तरीके से शट डाउन हो जाए, तो अगर शट डाउन हो जाएगा तो डेफिनेटली वी वोंट बी एबल टू गिव लेक्चर्स, है ना। उसको मतलब रिकॉर्ड तो कर लेंगे, लेकिन वही बात है उसको पोस्ट कैसे करेंगे अगर इंटरनेट ही नहीं रहेगा, तो एजुकेशन का काम नहीं हो पाया ना। तो वही चीज़ है, तो ऑल्टरनेटिव क्या तरीके हम जो है वो अपना सकते हैं जिससे कि एक तरीके से जो पूरा कंप्लीट इस तरीके से जो लॉकडाउन होता है ना वो ना हो सके, मतलब इम्पैक्ट इस तरीके से जो मेजर इम्पैक्ट होता है वो एक्चुअली ना हो सके, राइट। तो ट्राई ने यहाँ पे एक प्रपोजल दिया है। ओके, ट्राई क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा दैट द ट्राई इज एक्चुअली कंसीडरिंग सेलेक्टिव ऐप बैन्स, कि हम ना सेलेक्टिवली ऐप बैन्स क्या कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट जो इंटरनेट शटडाउन जो अभी हम करते हैं वो ना करें, बल्कि हम सारा मतलब कुछ जो बैन्स हैं उन्हीं, कुछ जो एप्स हैं उन्हीं को ही हम बैन कर सके। दिस अप्रोच वुड रिक्वायर टेलीकॉम ऑपरेटर्स एंड मैसेजिंग ऐप फर्म्स टू कोऑपरेट, क्योंकि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उस टाइप के ऐप्स को जो है वो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी होंगी, एंड वो जो सर्विसेज रन करी जा रही हैं जिनके द्वारा, जो मैसेजिंग ऐप्स है जिनके, उनको भी इस चीज में जो है वो कोऑपरेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू सर्विसेज, है ना। तो ये सारी चीजें कोऑपरेशन वाली बात है कि वो दोनों जो है क्या कैसे इस काम को अंजाम दे सकती हैं करके। ओके, तो रेगुलेशन ऑफ द मैसेजिंग ऐप, हाउ एंड व्हाट ऑल दोस थिंग्स कैन एक्चुअली हैपन ओवर हियर। पहले क्या था, पहले भी जो है ट्राई इन सारी इस मतलब हेल्थ कंसल्टेशंस 2015 में, 2018 में भी जो है 2015 एंड 2018 में भी जो है मैसेजिंग ऐप्स को रेगुलेट करने को लेकर के विचार कर चुके हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स आर्ग्यूड for the regulation to address concerns of competition and that of the security। इन्होंने कहा कि भाई कंपटीशन हमारा खत्म होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे एप्स, ऑब्वियस सी बात है कि कोई एक चीज जब जाने का खतरा होता है तो उसकी जगह पे दूसरी चीजें जो हैं वो डेवलप होने लगती हैं, अगर उस पर्टिकुलर लॉ को जो है एक तरीके से सरपास करने वाली हो। जैसे कि टिकटॉक गया, शॉर्ट्स आ गए, रील्स आ गए, है ना, बहुत सारे मजा मोजा पता नहीं क्या क्या चीजें जो हैं, ऐसा भी चीजें आ गई हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो चल रही हैं। तो वो गया तो ऐसा तो नहीं है कि उसके कंपटीशन नहीं होता है, तो अच्छे खासे चीजें डेवलप होकर के सामने आ गई। तो वही चीज है कि कंपटीशन का खतरा रहेगा हमारे लिए और सिक्योरिटी इश्यूज भी तो रहेंगे, है ना। तो द डॉट एंड ट्राई रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट एम्फसाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। इन्होंने कहा कि नेट न्यूट्रलिटी का जो कॉन्सेप्ट है भैया, उसके हिसाब से अगर देखें तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो तो सही नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, मैसेजिंग एप्स को रेगुलेट कर। अभी अब खुद सोचो कि मैसेजिंग एप्स को रेगुलेट करना, लोग कहते हैं ना कि भैया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो क्या, है ना। तो उस पर तो कोई भी चीज़ जो है वो फॉरवर्ड हो गई, थोड़ी सी फेमस हो गई, एंड जो धाए 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 जो है हर जगह उसको लोग फॉरवर्ड करने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचते कि क्या इसके पीछे सच में कोई सच्चाई है या फिर बस ये ऐसे ही फॉरवर्ड करे जा रहे हैं बिना सोचे समझे करके एंड ऑल, राइट। तो मैसेजिंग, रेगुलेशन ऑफ मैसेजिंग एप्स इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन वही चीज़ है ना कि कितने चीज़ों को आप रेगुलेट करोगे और किस हद तक रेगुलेट कर पाओगे, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। खैर, सो रेगुलेशन ऑफ मैसेजिंग एप्स हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स सिक्योरिटी एंड द पुलिसिंग आल्सो।
जैसे कि लोग मॉरल पुलिसिंग को लेकर के क्वेश्चन रेज करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि सिक्योरिटी को लेकर के तो एक इशू रहती है कि एनक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप जो है हमारे मैसेजेस जो हैं वो भी आप उनको भी आप अगर बैन कर रहे हो, अगर आप हटा रहे हो, तो इट मीन्स यू आर रीडिंग, यू आर गोइंग थ्रू ऑल दैट, है ना। तो वही पॉइंट है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी की इशू भी रहेगी, पुलिसिंग की भी इशू रहेगी। ये जो मीटी है हमारी मिनिस्ट्री, दे एडेड ट्रेसिएबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, आईटी रूल्स 2021 के हिसाब से इन्होंने जो है ट्रेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी इसमें ऐड कर दिया। सपोज कि कोई मैसेज है जो कि बहुत ही ज्यादा भड़काऊ टाइप है, हेट स्पीच टाइप की जो है, वो बहुत ही ज्यादा प्रोवोकेटिंग मैसेज है, तो वो मैसेज कहाँ से, कब, कैसे जो है वो मतलब कहाँ से जाके ओरिजिनेट हुई, सबसे पहले कहाँ से, तो बताओ भाई, यू आर सपोज टू टेल अस। सो ट्रेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स इन आईटी रूल्स 2021 डिड टू डिटर कम्युनल मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवोकेटिव कॉन्टेंट। सो ट्रेस करने का जो है फंडा उन्होंने आईटी रूल्स 2021 में भी इस चीज को रख दिया था। हाउएवर टेक फर्म्स, लेकिन जो टेक फर्म्स हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, वो इस चीज को लेकर के आर्ग्यू करती हैं कि अगर आप इस तरीके का कोई चीज करोगे तो ये जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन वाली बात है वो कैसे पॉसिबल हो पाएगी, हाउ इट वुड बी पॉसिबल, राइट। कि अगर आप मतलब तभी आप किसी चीज को ट्रेस कर पाओगे ना जब व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द प्राइवेट स्पेस, है ना। तो सपोज कि मेरा मैसेज है, मेरा मोबाइल है, मैंने किसी चीज को किसी को जो है कोई मैसेज मैंने ट्रांसफर मतलब पोस्ट किया, उसको सेंड किया करके, वो उसने किसी को सेंड किया, किसी को सेंड किया, किसी को सेंड किया, तो उनके सारे जो फॉरवर्डिंग बैक फॉरवर्ड टाइप का जो चीज है वो ट्रेस करते 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 मेरे तक पहुंचे। तो वो जो प्राइवेसी इंट्रूशन हुआ है, ये जो हम एक टैग बोल रहे हैं एंड टू एंड एनक्रिप्शन, वो कैसे एंड टू एंड एनक्रिप्शन हुआ, जब वहां से जो गवर्नमेंट अगर कर पा रही है तो ऑब्वियसली बात है कोई और भी उस चीज को कर सकता है करके। ओके, तो ये जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन वाली बात है, यहां पे इस चीज को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट वाली बात हो जाएगी। दूसरा पॉइंट यहां पर आ रहा है वीपीएन्स को लेकर के, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, government's distrust of the VPNs. VPNs allows users to bypass website. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स जो हैं वो जो भी यूजर्स होते हैं उनको बाईपास करवा देते हैं, कोई भी टू बाईपास वेबसाइट एंड ऐप ब्लॉक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो वर्चुअल नेटवर्क, इससे एक्चुअली होता क्या है कि जो बैंड्स यहाँ पर, जो भी एप्स जो हैं यहाँ पे इंडिया में बैन है, आप ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को यूज करके उन एप्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है यही चीज अलाउ कर, यही चीज जो है वो करने पे हेल्प कर देती है कि अगर सपोज गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके कोई वेबसाइट या फिर ऐप जो है वो बैन किया हुआ है, तो उसको वो यूज कर सकते हैं बाई थ्रू दी वीपीएन्स। वीपीएन्स एनक्रिप्ट इंटरनेट ट्रैफिक, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू मॉनिटर द यूजर, कि एक्चुअली में वो जो यूजर करेक्शंस हैं वो कौन है भैया जो यूज कर रहे हैं, तो वो एनक्रिप्ट कर देती है उस चीज को। द गवर्नमेंट व्यूज वीपीएन्स विद ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट। अब यही चीज है जिस चीज को लेकर के जो है गवर्नमेंट को काफी ज्यादा डिस्ट्रस्ट है वीपीएन्स को लेकर के, कि भाई हमको ट्रैकिंग करने में जो है यहाँ पर ये किसी तरीके की हेल्प नहीं मिल रही, वी आर नॉट एबल टू वी वोंट बी एबल टू एक तरीके से ट्रैक, वी वोंट बी एबल टू ट्रैक बिकॉज एक तरीके ये पूरा जो है वो इनक्रिप्ट कर दे रही है, हमारे लॉज एंड रेगुलेशंस नहीं, हमारे जो ऐप है हम जो बैन किए हुए हैं दूसरों के ऐप्स, तो उसको भी लोग अगर यूज कर पा रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी डेंजरस फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी। तो ऑब्वियस सी बात है नेशनल सिक्योरिटी सर्वोपरि है, अगर हमारा जो नेशन ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे सुरक्षित। यूक्रेन नेशन सुरक्षित नहीं था, अब वहाँ के लोगों का हाल देख सकते हो, यमन सुरक्षित नहीं था उसका हाल देख सकते हो, सीरिया सुरक्षित नहीं रहा उसका हाल देख सकते हैं आप, है ना। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को देख करके यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि अगर क्या मतलब क्यों कंसर्न है गवर्नमेंट वीपीएन्स को लेकर के। वीपीएन्स एंड एनक्रिप्टेड कनेक्शंस, VPNs route data through servers located in other countries and providing users with the encrypted connections। ये एक तरीके से एक्चुअली काम कैसे करती है, ये एक्चुअली ना जो लोग जो VPNs जो है वो डेटा किस तरीके से देती हैं,
किसी और कंट्री के थ्रू जो है, यहां से आपने जो भी कमांड दिया वो दूसरे कंट्री के थ्रू जो है वो होकर के आती है, एंड ऑल दीज कनेक्शंस आर एनक्रिप्टेड। जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज नॉट शोइंग द एग्जैक्टली कि आप जो है कैसे, मतलब एकदम फ्लॉलेसली सारी चीजें हो रही होंगी, बट द थिंग इज दैट सर्वर जो है वो किसी और कंट्री में है, तो वो उनकी वजह से जो है यहाँ पर फायदा हो रहा है। एंड यू कैन नाउ रिलेट दैट व्हाई गवर्नमेंट इज एक्चुअली वांटिंग, क्यों जो है वो कोशिश कर रही है कि जो सर्वर से जो डेटा स्टोरेज है वो इंडिया में ही हो, ना कि दूसरे कंट्री में जाकर के वहां पर हो डेटा स्टोरेज की बात। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। Okay, and obviously the data sharing India की. So some VPN providers do not maintain logs of the user activity. कुछ VPN जो है वो user activities के basically data जो है उसको maintain नहीं करते हैं। अब ये जो डेटा अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लिकेटिंग हो जाती है। क्यों? द गवर्नमेंट वोंट बी एबल टू मॉनिटर। सपोज के वीपीएन का इस्तेमाल करके समवन डिड समथिंग रॉन्ग, तो गवर्नमेंट उनको लोकेट नहीं कर पाएगी, बिकॉज द कनेक्शंस आर एनक्रिप्टेड एंड इवन द डेटा इज नॉट सिक्योर, डेटा इज नॉट बीइंग सेव्ड। डेटा भी सेव नहीं हो रहा है, इनक्रिप्ट भी हो रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट जो है उसको ट्रैक नहीं कर पाएगी, तो वो वैसे लोग पकड़े ही नहीं जाएंगे। ओके, तो दिस इज द कंसर्न, बहुत बड़ा कंसर्न है। चेंजिंग आईपी एड्रेसेस एंड द टेक्निकल चैलेंजेस आल्सो। वीपीएन सर्विसेज में क्या होता है, ये वर्चुअल है ना, ये नेटवर्क सेटअप हो रही है। इसमें क्या होता है, जो आईपी एड्रेस है जो सर्वर्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, इसमें व्हाट हैपेंस, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है, मतलब जो भी सर्वर्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, जो भी सर्वर्स के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, इनका जो आईपी एड्रेस होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, आपका अपना आईपी एड्रेस होगा आपके मोबाइल से, आपका लैपटॉप का, आपका जो भी जितने भी मोबाइल है, जो भी लैपटॉप है, जितने भी कंप्यूटर सेट्स हैं, जो भी है, उनका अपना अपना आईपी एड्रेस है। यहाँ पे क्या होता है कि आईपी एड्रेस जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, जो कि सर्वर से कनेक्टेड है, तो वहां पे ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू ब्लॉक देम इफेक्टिवली। Telecom operators have stated that blocking VPNs is technically unfeasible due to the constantly changing of nature of these services. So telecom operators का कहना है कि भैया ये जो हमेशा IP addresses जो है इनकी बार बार चेंज होती जा रही है, तो how we would be able to block it, क्योंकि आप अगर ब्लॉकिंग कर रहे हो तो उस IP एड्रेस से इस मतलब सपोज कि गूगल का जो है एक्सेस बंद करना है उस IP एड्रेस से, तो आपने गूगल ने क्या किया, एक्सेस बंद कर दिया, लेकिन वो जो आईपी एड्रेस फिर चेंज हो गया वहां से, तो लेकिन मैं ही यूज कर रही हूँ, मैं ही अपना ही मोबाइल यूज कर रही हूँ, बट व्हाट इज हैपनिंग, आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो जा रहा है, जब भी ब्लॉक हो रहा है फिर आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंटली चेंज हो जा रही है, तो उसमें ब्लॉक करने का जो है वो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे ब्लॉक करे आदमी। जा एक ही मोबाइल से रहा है मैसेज, बट द सिचुएशन इज कि एड्रेस चेंज हो जा रही है। इट्स लाइक कि मेरे को आपके घर पे आपको वार्निंग भेजनी है, लेकिन आपका घर ही चेंज हो, आपका घर का एड्रेस ही बार बार चेंज हो जा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि भेजना कहाँ पे है। ओके, घर आपका वहीं पे है, लेकिन मेरे को नहीं पता ना कि घर आपका वहीं पे ही है, मेरे को बस वो एड्रेस पता है, लेकिन वो एड्रेस बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज होता जा रहा है, तो मैं किस तरीके से कोई लेटर, कुछ भी जो है, नोटिस है, कुछ भी मैं कैसे आपके घर पे भेजूंगी? तो दैट इज द सिचुएशन ओवर हियर। Okay, I hope you people are relating. Impact on online privacy. अब ऑनलाइन प्रिवेसी की यहाँ पर बात आ रही है। इंटरनेट राइट एक्टिविस्ट जो है वो यहाँ पे आर्ग्यू कर रहे हैं कि VPN को ब्लॉक करने का मतलब है कि जो ऑनलाइन प्रिवेसी है उसको इन्फ्रेंच करना, एज VPN हेल्प सिक्योर डिजिटल राइट्स फॉर द जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के रिसर्च करते हैं, बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें भी उसमें हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डिजिटल सिक्योरिटी राइट्स जो है वो जर्नलिस्ट के, वो उनका क्या होगा, ऑनलाइन प्रिवेसी का है उसका क्या होगा, जो विसल ब्लोवर्स के राइट्स हैं उनका क्या होगा, जो एक्टिविस्ट हैं उनका क्या होगा, बिकॉज ऑब्वियसली
बात है कि सपोज वो वर्चुअल नेटवर्क्स का जो है ये VPNs का इस्तेमाल करके यूज करके किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचा दिए, राइट। लेकिन अगर वो VPN सिक्योर नहीं रहेंगे तो ये विसल ब्लोअर्स, ये जर्नलिस्ट, ये जो एक्टिविस्ट, ये पकड़े जाएंगे, एंड व्हाट विल हैपन टू देम? All of you are aware of that, right? So they are the people who are raising question on this thing, that how could you do this thing, right? So VPNs allow for confidential information transfer and protect against surveillance and that of the censorship as well. Okay, so that was related to the VPN and all. Lots of data, lots of information, data nahi lekin lots of information you got. I hope you are understanding. Chalo, so let's get started with the next topic, that is the demographic transition and change in women's lives. ये जो है आपका ये ऑनलाइन जो आता है न्यूज़पेपर द हिंदू का, उसमें है, ऑफलाइन वाले में नहीं आए जो हार्ड कॉपी होती है। ओके, तो उसमें ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से रिलेटेड बात है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो एक्चुअली होती क्या है? इट डिस्क्राइब्स द चेंजेस इन मोर्टालिटी, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ रेट्स। ओके, किन सारी चीजों को लेकर के ये बेसिकली चेंजेस बता रही है, किन चीजों को लेकर के? मोर्टालिटी, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ रेट। मोर्टालिटी, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ रेट को लेकर के आज सोसाइटीज मूव फ्रॉम वन डेमोग्राफिक रिजीम टू दैट ऑफ द अनदर। ओके, तो ये पॉइंट है जहां जो कि यहाँ पर बोला जा रहा है। सो इंडिया की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा विच वुड बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर योर मेंस। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। हालांकि पीपीटी तो आपको मिल ही जाएगी, और हाँ, पीपीटी जो है अभी शेयर हो तो रहा है, तथास्तु का जो मेन चैनल है वहाँ पे तो मिल ही रहा है। उसके अलावा करंट अफेयर्स का हमारा अपना खुद का भी चैनल मैंने स्टार्ट किया भैया, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि वो तथास्तु से ही एसोसिएटेड है, तथास्तु का ही, ठीक है, बट वी आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, द वीडियोज, द PDFs ओवर देयर, लॉट्स ऑफ MCQs ऑल्सो वी आर डूइंग ओवर देयर। तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, डू ज्वाइन। आपको जो लिंक है वो आपको कॉमेंट सेक्शन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। सो इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर बात करें तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई थी तो 340 मिलियन लोग थे। अब ये नियरली अबाउट 1.4 मिलियन हो गए, 1.4 बिलियन पीपल हो गए हैं, इससे ज़्यादा ही हो गए हैं। मोर्टालिटी रेट जो है वो डिक्लाइन कर गई है। जब ये जो मेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो पहले 56 थी, अब 69 ईयर्स हो गई है, जिसकी वजह से मोर्टालिटी रेट जो है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हो गया है। फर्टिलिटी के ऊपर भी जो है वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ा है। इसमें क्या है कि मोर्टालिटी रेट डिक्लाइन करी है। पेरेंट्स नो लॉन्गर नीडेड टू हैव मेनी चिल्ड्रन। एक्चुअली पहले होता गया था कि सपोज कि बहुत सारे बच्चे हुए तो पहले मतलब क्या हो कि सपोज कि 2-3 बच्चे हैं, राइट, तो उस टाइम ना मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा थी, बच्चे बेचारे उन लोगों की डेथ हो जाती थी। तो पेरेंट्स को रहता था कि यार थोड़े ज़्यादा बच्चे हों, हाँ, तो उसमें से अगर कुछ नहीं भी रहे तो कुछ तो बच जाएंगे भगवान की कृपा से, राइट। तो वो चीज उनको रहता था। सपोज कि एक ही बेबी, सपोज एक बेबी हुआ, उसकी डेथ हो गई, राइट, फिर उसके बाद फिर से एक बेबी हुआ, उसकी भी डेथ हो गई, फिर उसके बाद जो फाइनली एक बेबी हुआ, तो दे विल बी वेरी मच प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स दैट चाइल्ड। एंड उसके बाद जो बच्चे होंगे उसके लिए भी बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। तो इससे क्या होता है ना एक्चुअली उस टाइम ऐसा सिचुएशन हो जाता था, पता नहीं रहता कि कौन जिएगा, कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन इंडिया की बहुत ख़राब थी अंग्रेज़ों के टाइम में। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी उसी टाइप से चीज़ें जब तक सुधरी नहीं, हमारी हेल्थ थी, खाने पीने का जो सिचुएशन था हमारा, आप सभी को पता ही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ करके, है ना। तो इन सारी पॉइंट्स की वजह से उस टाइम जो है लोग ज़्यादा बच्चे उनके हुआ करते थे। तो अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है। तो इस वजह से ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें भी डिक्लाइन हुआ है। इसके पीछे सिर्फ वही रीज़न नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न है, बट द टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इट हैज़ डिक्लाइन 5.7 से 2.1 जो है वो हुई है। इसके पीछे और भी रीज़न है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ तो है ही हैं,
ये जो कि चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन और ऑल ये सारी चीज़ें मिल रही है, तो लाइफ उनकी अच्छी हो जा रही है भगवान की कृपा से, एंड दे आर लिविंग गुड लाइफ ऑल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन एज वेल। अभी इससे पहले हमने देखा इन द प्रीवियस वीडियोज़ वी हैव सीन कि जो एक ऑटोनमी है, रिप्रोडक्टिव ऑटोनमी की हमने बात करी थी, तो बहुत सारी लेडीज इस चीज़ को प्रैक्टिस करती भी हैं, राइट। व्हेन वी वांट टू हैव अ चाइल्ड और नॉट, वी विल डिसाइड ऑन दैट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स भी सामने आ रहे हैं, तो इस वजह से भी जो फर्टिलिटी रेट है वो गिर रहे हैं, ठीक है। 2.1 हो गई है। चेंज फॉर इंडियन वीमेन, इंडियन वीमेन की बात क्या हो रही है? प्रेफरेंस फॉर सन्स, वैदिक एज में आप सभी लोगों ने पढ़ा है, हमने अभी हिस्ट्री में भी एनसीईआरटी मॉड्यूल में यही चीज़ पढ़ा। वैदिक एज में जो लोग हैं वो गॉड को प्रे करते थे, सैक्रिफाइसेस करते थे इन ऑर्डर टू गेट टू हैव सन्स। सन्स किस लिए चाहिए? इन ऑर्डर टू फाइट इन द वॉर, राइट। तो वॉर में जाएंगे इसलिए। तो जो प्रेफरेंस है सन्स का, उसका क्या हुआ है? डिक्लाइन हुई है। फर्टिलिटी रेट जो है वो डेफिनेटली डिक्लाइन हुई है, लेकिन अभी भी जो बेटे की चाह है, सन्स होने की जो चाह है, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। हमारा भाई जो एक वंश आगे कौन लेकर के जाएगा का जो ये कंसर्न रहता है, तो उसके लिए बेटा चाहिए। लीडिंग टू प्रैक्टिसेस सच एज सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन एंड नेग्लेक्ट ऑफ द डॉटर्स, इट इज स्टिल परसिस्टिंग ओवर हियर इन इंडिया। कि जो ये अबॉर्शन होने की बात है, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन जो होता है, जो फीमेल फीटिसाइड जिसको आप कह सकते हो, वो अभी भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ये काम अभी भी कर रहे हैं। दिस इज हैपनिंग एट द ग्राउंड लेवल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये छोटे छोटे शहरों में भी, बड़े बड़े शहरों में भी बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसा दिखने को मिल जाएगा। डॉटर्स को भी नेग्लेक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू न्यूट्रिशन, लॉट ऑफ थिंग्स, उन सारी चीज़ों को लेकर के उनको भी नेग्लेक्शन वहाँ पे मिलती है, मतलब उनके साथ होती है। तो दिस इज द सिचुएशन, बेसिकली ये सिचुएशन है, दिस इज व्हाट इट इज पॉइंटिंग। टाइम स्पेंट ऑन एक्टिव मदरिंग विथ फ्यूअर चिल्ड्रन, अब जो बच्चे कम हैं तो अटेंशन भी ज्यादा मिलती है, ठीक है। सो विमेन हैव मोर टाइम फॉर एजुकेशन एंड दैट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, रिजल्टिंग इन द डिक्लाइन इन द इयर्स स्पेंट केयरिंग फॉर द यंग चिल्ड्रन। अब जो छोटे छोटे बच्चों की जो केयर करने की बात होती है, पहले तो बहुत सारे बच्चे, तो सबका केयर करना है एंड ऑल, सब कुछ देखना, घर बार एवरीथिंग एंड ऑल, बट अब जो है विमेन, कम बच्चे हैं, ठीक है। सपोज 1 या 2 बच्चे हैं, केयर किया फॉर द टाइम बिंग, एक फॉर सर्टेन टाइम एंड ऑल, कुछ साल के लिए, उसके बाद जो है वो स्कूल में भी जा रहे हैं। एंड इधर द विमेन, शी इज ऑल्सो अपना जो है वो एजुकेशन भी देख रही है, एम्प्लॉयमेंट भी देख रही है, राइट। एंड साइड बाय साइड ऑल्सो इफ द फैमिली इज हेल्पिंग, फैमिली का हेल्प इज मस्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले फैमिली की हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरी पॉइंट होती है जो एक इंडस्ट्रीज़ में से एक्सेप्टेंस आना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक जो टैग लग जाता है ना, यू आर मैरिड देन बेबी, उसके बाद जो आप कैसे काम करोगे, दिस इज समथिंग विच आई हैव फेस्ड एज वेल, विच आई हैव ऑल्सो फेस्ड, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, भैया मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को मैं ज़्यादा बेटर तरीके से संभाल सकूंगी कि आप उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे। खैर, तो ये एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का जो सीन है, दिस तो आई टोटली अग्री विद दिस थिंग। नेक्स्ट इज अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग वाला सिचुएशन। यहाँ पे जो है एजुकेशन इंडिया में काफ़ी हद तक अभी इंक्रीज हो गई है, बेटर हो गई है। तो अर्ली मैरिज और जो ज़्यादा जल्दी जो बच्चे होने का जो सिचुएशन होता है, उसमें भी कुछ जो है डिफरेंस देखने के लिए ज़रूर मिला है, राइट। अभी क्या होता था कि जल्दी शादी हो जाती, बट लड़कियाँ जो है उतनी ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं रहती थी, तो ठीक है, वो जिससे वो कहते नहीं है फ्लो विद द फ्लो वाला सिचुएशन उनके साथ रहता था। बट नाउ दे आर एजुकेटेड, दो नो दैट व्हाट आर देयर राइट्स, ठीक है। तो जब पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा एक कुशन पीरियड मिल जाता है, ओके। उसके बाद जॉब करते तो और थोड़ा कुशन पीरियड मिल जाता है, तो गर्ल्स का एक वो सिचुएशन रहता है, राइट। सो वो एक अच्छी चीज है जो विमेन के साथ हो रही है। तो प्रेफरेंस ऑफ सन्स जो है वो अभी भी है। यहाँ पे अभी जो लेडीज हैं, दे आर इन्वॉल्विंग देमसेल्फ विद देयर चिल्ड्रन, वो बच्चे के साथ भी अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रही हैं, कम बच्चे होने की वजह से। उसके साथ साथ जो है वो अपना एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देख पा रही हैं। अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग की जहाँ तक बात है, तो एजुकेशन के साथ साथ इन सारी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिला, लेकिन अभी भी ये सारी चीज़ें एट द ग्राउंड लेवल अभी भी हैं। इम्पैक्ट ऑन एजिंग विमेन, एजिंग विमेन की बात करें, एजिंग पॉपुलेशन,
अभी जो पोर्शन है, द प्रोपोर्शन ऑफ विमेन एज्ड 65 एंड अबव हैज इंक्रीज्ड, ये जो प्रोपोर्शन है 65 या फिर उससे ज्यादा की उम्र की औरतों का, तो वो इंक्रीज हो गया है। एंड बहुत सारी विडो विमेन भी जो है वो दे फेस डिपेंडेंस ऑन देयर children, mainly sons, due to the lack of access to the savings and that of the property। ये तो सिचुएशन है, आप सभी को ही पता है, ऐसे इसको एक्सप्लिसिटली बताने वाला तो कोई सिचुएशन है नहीं। जो विडोड विमेन होती हैं उनका क्या रहता है, वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, एंड स्पेशली सन के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। तो सन किस लिए चाह रहा है आदमी, है ना, कि बहू आएगी ख्याल रखेगी, बेटा रहेगा ख्याल रखेगा, यही चीज रहता है बेसिकली। ये मैं वो सिचुएशन ग्राउंड लेवल की बातें आपको बता रही हूँ। इसके अलावा क्या रहता है कि अब जो विडोड विमेन है, शी इज नॉट हैविंग एक्सेस टू सेविंग्स, उसके पास खुद की कोई सेविंग्स नहीं रही, पूरी जिंदगी घर संभालने में लगा दिया, पूरी जिंदगी जो है बच्चे संभालने में, पति संभालने में, सारी चीजें करने में जो है उसने लगा दी, उसके पास खुद की कोई सेविंग्स नहीं है, उसने कभी कोई काम नहीं किया। दूसरी बात आती है प्रॉपर्टी, काम ही नहीं किया, सेविंग्स ही नहीं है, नाम पे कोई प्रॉपर्टी भी नहीं, कभी किसी ने उस लायक नहीं समझा करके। ओके, तो ये सारी चीजों की वजह से शी फेसेस द डिस्क्रिमिनेशन ओवर, ये शी नॉट द डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बेसिकली ये वर्ड करेक्ट नहीं है, शी फेसेस यू कैन से एक बुढ़ापे में जो एक कष्ट सहने वाला सिचुएशन जो है वो काफी हद तक हो जाता है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड दैट ऑफ द जेंडर डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड, a change in age structure can lead to economic growth benefiting from the increase in productivity of the working population। जो अगर आप एक तरीके से सपोज कि वर्किंग एज जो है वो थोड़ा सा कर दे, कि सपोज कि 15 साल के जो बच्चे हैं उससे लेकर के 60-65 साल तक के जो लोग हैं वो काम कर सकते हैं, सपोज हर तरीके का काम कर सकते हैं। तो ये जो अभी रेस्ट्रिक्शन है 18 साल से नीचे जो है वो हजार्डियस एंड ऑल उन टाइप के जॉब्स पे नहीं जा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उतना रेस्ट्रिक्शन है। ये मतलब एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि ऐसा कर दो करके, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर जो एज स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम थोड़ा सा चेंजेस कर दे, तो जो एक वर्किंग पॉपुलेशन है जो वो इंक्रीज अगर हो गई, तो वर्किंग पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगी तो हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो भी ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा होगा। Gender dividend, investing in women and closing gender gaps can lead to increased productivity and equity in the society। Gender gap जो है, gender dividend जो है, अगर हम जो women हैं, इनको इनमें इन्वेस्ट करें, इनको हम आगे बढ़ाएं, तो यहाँ से क्या होगा कि एक इक्विटी बेसिकली मेंटेन होगी सोसाइटी में, एंड इन जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी आपको एक तरीके से इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आता है सजेशंस एंड हार्नेसिंग द जेंडर डिविडेंड इन इंडिया। अब यहाँ पे क्या चीज होगा कि विमेन्स को जो है ये ठीक है, एक्सेस भी तो देने की जरूरत है, उनको अपॉर्चुनिटी भी तो देने की जरूरत है इन ऑर्डर टू हैव द इक्विटी ओवर हियर इन द सोसाइटी। तो विमेन्स एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट एंड एसेट्स इट इज सपोज टू बी इंक्रीज, बट रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन द सन्स एंड ब्रेकिंग साइकिल ऑफ जेंडर डिसएडवांटेज कैन हैपन इफ दीज टू थिंग्स हैपन्स। ठीक है, तो एक जो बेटों के ऊपर जो डिपेंडेंसी रहती है वो कम होगी, और ये जो जेंडर डिसएडवांटेज होता है कि भैया जो आप लेडी हैं, राइट, एंड जैसे कि अभी हमने विडोड के केस में देखा, कोई सेविंग्स नहीं रहती है एंड किसी भी तरीके की कोई जो प्रॉपर्टी है वो नहीं है करके, तो कितना उसको कष्ट होता है। यहाँ पे अगर सपोज वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, उसके खुद के एसेट्स भी हैं, शी इज नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, राइट। वो एक तरीके से अथॉरिटी उसके पास रहेगी कि ठीक है, इफ यू विल बी लुकिंग आफ्टर मी आई विल बी गिविंग ऑल दीज थिंग्स, अदरवाइज नो, ओके गुड। ठीक है, तो वो जो एक जेंडर्ड डिसएडवांटेज जो होता है वो यहाँ पर नहीं रहेगा। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, एड्रेसिंग जेंडर गैप्स एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्रेडिट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज विल लीड टू दिस थिंग। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फीमेल लेबर फोर्स को जो है हमको इंक्रीज करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हो कि कितने सारे एक्चुअली यहाँ पे एडिटेक प्लेटफॉर्म्स में, ये बात बार बार कहती हूँ, कितने सारे एडिटेक प्लेटफॉर्म्स है जिसमें कि आपको 1, 2
से ज़्यादा जो है आपको वो एजुकेटर्स जो है देखने के लिए मिल जाएंगी, फीमेल एजुकेटर्स जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके का जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इफ़ यू आर सेइंग कि नहीं मैम और कोई जो है उनके अलावा अच्छा नहीं पढ़ाते, तो ऐसा थोड़ी है कि बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत सारी अच्छी टीचर्स हैं, अच्छी टीचर्स हैं, राइट। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलना तो इट्स अ बिग डील ना। तो बैंग ऑन, इट विल बी बैंग ऑन अगर जो है उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। सपोज कि 50% मेल तो 50% फीमेल जिस दिन दिखने लगी तो लगेगा कि हाँ एक एडटेक में भी जो है एक अच्छा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है फॉर द विमेन एज वेल। मैं इसी में हूँ एडटेक में, तो उसका एग्जाम्पल मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकती हूँ। खैर, तो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसिंग द चाइल्ड केयर एक्सेस, तो यहाँ पे नरेक्स जो है क्योंकि यहाँ पे भी तो विमेन वर्क कर रही हैं नरेक्स में, तो वहाँ पे भी जो है एक स्टाफिंग क्रेश जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड इट हैज़ टू बी सम एक्सेप्टेबल ऑल्सो। आप लोग देखते होंगे तो ये बेचारे लोग काम करते रहते हैं और वहाँ पे बच्चे जो मिट्टी में लौट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें जो है वो होती रहती हैं। तो दैट शुड बी अवॉइडेड। Self-help group, utilizing self-help groups to establish neighborhood child care centers in the urban and that of the rural areas as well. So ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने देखी रिलेटेड टू दिस थिंग डेमोग्राफिक। आई होप आप सभी को जो है ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है दिस केम इन दी 2019, आप इसको इसमें इंक्लूड कर सकते हो। व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर विमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस? प्लीज राइट डाउन आंसर ऑन दिस थिंग। फुल फ्लैश जो है इसके ऊपर आप आंसर लिखिएगा, मेंस का आपका अच्छा खासा इस पे क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट इज बिग टिकट डिफेंस डील्स लाइकली ड्यूरिंग पीएम मोदीज पेरिस विजिट। तो पीएम मोदी जो है वो पेरिस विजिट कर रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं। फ्रांस के साथ हमारा एक बहुत ही अच्छा स्पेशल रिलेशन है, तो ही इज़ गोइंग ओवर देयर एंड यहाँ पर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट्स वहाँ पे ये अटेंड करेंगे। 2 दिन वहाँ पे रहेंगे एंड उसके बाद कहाँ पे जाएंगे? यूएई, हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पे जाएंगे। सो इंडिया एंड फ्रांस जो है हिस्टोरिकली हमारा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहा है एंड उस चीज़ को ऑब्वियसली बात है मेंटेन करके रखने के लिए अक्सर मिलना जुलना पड़ता है, तो ये अक्सर वाला मिलना जुलना है। That's good actually. So strategic partnership between the two countries, it was established in 1998, 1998 में जो है यहाँ पर दोस्ती मेंटेन करी गई थी। इंडिया और फ्रांस के बीच में अच्छी दोस्ती की शुरुआत आप कह सकते हो यहाँ से हुआ था, जब इंडिया को फ्रांस ने सपोर्ट किया था न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान। क्योंकि जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तो यूएस ने और बहुत सारी कंट्रीज ने एक तरीके से जो है सैंक्शन मतलब लगा दिए थे, लेकिन फ्रांस ने ऐसा जो है वो काम नहीं किया था। तो उसी टाइम से जो एक दोस्ती, एक प्यार मोहब्बत दोस्ती जो है डेवलप हो गई थी फ्रांस की तरफ से। सो डिफेंस कोऑपरेशन, स्पेस कोऑपरेशन, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो है वो हमारा एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पिलर्स रहे हैं फ्रांस के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन, मतलब पार्टनरशिप जो है उसको मेंटेन करने में। एडिशनली इंडिया एंड फ्रांस कोलैबोरेट इन एरियाज, इसके अलावा इंडिया और फ्रांस किस में कोलैबोरेट करते हैं? तो क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी। ये आपका आईआर का पार्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की अगर हम बात करें इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, तो जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक हम लोगों के बीच में जो ट्रेड हुआ है वो हुआ है 14 बिलियन यूएस डॉलर्स का। देख रहे हैं यहाँ पे भी हम यूएस डॉलर्स में बात कर रहे हैं, ना कि रुपी में। सो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, हाँ, यू कैन रिलेट। सो इंडिया यहाँ पे जो है ट्रेड सरप्लस में रहता है फ्रांस की अगर हम बात करें, हैज़ अ ट्रेड सरप्लस विद द फ्रांस विद एक्सपोर्ट्स। कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग? 7.47 बिलियन डॉलर्स एंड इंपोर्ट हो रहा है 6.55 बिलियन
US डॉलर्स जो है यहाँ पर हम इतना का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इन्वेस्टिंग की अगर बात करें तो फ्रांस जो है वो 11वां स्थान है, 11th फॉरेन इन्वेस्टर है, 11th पोजीशन पे है जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बात आती है। एंड कितना स्टॉक, 10.3 बिलियन US डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इसने किया है। डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ नेम है जो कि आप बहुत ही आराम से अच्छे से याद कर सकते हो। हमारे बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं तो वरुणा नेवी है, गरुड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज, एंड देन कम्स दी शक्ति, ये आर्मी वाला एक्सरसाइज है। इसको बहुत आराम से आप याद कर सकते हो। वरुण, ठीक है, पानी, वरुण तो नेवी एक्सरसाइज, गरुड़ दैट बर्ड, गरुड़, ठीक है, तो एयरफोर्स हवा में, ठीक है, तो ये आप इससे इसको याद कर सकते हो। शक्ति, शक्ति माँ, शक्ति माँ इज ऑन दी धरती, ठीक है, तो दैट इज दी आर्मी, आराम से याद हो जाएगा, वरुण, गरुड़ एंड शक्ति। ओके, सो ये 3 हम डिफेंस एक्सरसाइजेस जो हैं वो करते हैं, किसके साथ, फ्रांस के साथ होती है। फ्रांस हमारा सेकेंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है इंडिया में। 29% ऑफ इट्स इंपोर्ट्स बिटवीन 2018 टू दैट ऑफ द 2022। यहाँ पे जो है हम बहुत सारा डील करने का एक्चुअली चल रहा है, इसमें और भी ज़्यादा अच्छे से जो है पूरा फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगा। जब ये 2 दिन की मीटिंग हो जाएगी ना तो उसके बाद हमको पूरा एक जो कंप्लीट पिक्चर जो कहते हैं वो मिल जाएगा, तो उसके बाद हम पूरा अच्छे से जो है इसको कवर करेंगे। अभी बस आपको एक ओवरव्यू दे दिया गया है। फ्रांस, इंडियन डायस्पोरा की अगर बात करें वहाँ पे फ्रांस में तो 4th लार्जेस्ट इंडियन कम्युनिटी जो है पूरे यूरोप में, 4th लार्जेस्ट इंडियन कम्युनिटी नंबर्स में जो है हम वहाँ पे फ्रांस में रह रहे हैं। एंड प्राइमरीली लोग कहाँ से हैं, पुदुचेरी, तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब से जो लोग हैं वो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, इंडिया जो है फ्रांस जाएगी, फिर यूएई जाएगी। एंड जो मैंने इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करी थी दैट इज द बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन जो कि 14 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाएंगे। एंड इट इज़ लाइक दैट ओनली, जैसे कि इंडिया की जो परेड होती है पूरी 26 जनवरी को, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वही चीज़ होगा। एंड वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। लास्ट टाइम जो गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाए गए थे 2017 में ट्रंप को बुलाया गया था, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं ही इज़ गोइंग ओवर देयर। एंड दिस इज एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे जो राफेल मरीन फाइटर्स है यहाँ पे, एंड इसके अलावा जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं इनकी जो एक तरीके से दोबारा से स्कॉर्पियन सबमरीन्स को अक्वायर कर, मतलब इनको ऑर्डर के दिया जा सकता है। एंड राफेल मरीन जो फाइटर्स हैं उनको अक्वायर करने की जो है वो डील यहाँ पर हो सकती है कि साइन हो। ठीक है, चलो इसके बाद आता है हमारा ये लास्ट न्यूज़ दैट इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म 28% on online gaming, what the GST Council's decision says and its implications. So this is basically related to the online gaming and केसीओज एंड हॉर्स रेसिंग, इन सभी के ऊपर जो है 28% GST काउंसिल ने डिसाइड किया है कि हम इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे। एंड दिस एक्चुअली हैज़ बीन डिसाइडेड, तो ये आपका इकोनॉमी का पार्ट ये बन जाता है, GS पेपर 3 इकोनॉमी। ठीक है, सो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी वहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को रेज किया था, मतलब ये इशू को, कंसर्न को इन्होंने रेज किया था कि ये जो कसिनोज हैं, हॉर्स रेसिंग हो रही है, ऑनलाइन गेमिंग हो रही है, इनके ऊपर टैक्सेशन का इश्यूज आ रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से पैसे भी तो अर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाए। तो यहाँ पे इन्होंने जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे उन्होंने कहा कि अब जो है 28% टैक्स इनके ऊपर लगा दे on the full value of considerations paid with no distinction based on skill or that of the chance, कि चांस पे आप जीत गए या फिर कोई स्किल है ऐसे करके, तो ऐसा नहीं है बस 28% लगेगा तो भैया 28% लगेगा। 100 में से 28 रुपए निकालो टैक्स GST के।
ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर डिस्कस, यहाँ पे जो है वो सामने आए। तो बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी है। तो बहुत सारे लोग एक्चुअली इस चीज़ से एडिक्टेड भी हो चुके हैं, तो शायद वो एडिक्शन थोड़ा कम हो जाए। द गवर्नमेंट मेंटेन्स दैट द डिसीजन इज नॉट इंटेंडेड टू एंड एनी इंडस्ट्री। हमारा ये नहीं है मन की हम जो ये जो इंडस्ट्री है उसको हम फिनिश ऑफ कर दे, बट इसका मॉरल क्वेश्चन ऑफ टैक्सिंग दीज एक्टिविटीज एट द सेम रेट इज एज एसेंशियल आइटम्स। हम जो है बेसिकली क्यों कर रहे हैं, एसेंशियल चीज हो गई है, बहुत सारे लोग इस चीज को कर रहे हैं, तो हमने जो है इसके ऊपर लगा दिया टैक्स। तो ये जो एडिक्शन वाला सीन है वो शायद जो है वो थोड़ा कम हो जाए ये जो है टैक्स है इसकी वजह से। राइट, अमेंडमेंट्स विल बी मेड, जीएसटी रिलेटेड लॉज जो हैं उसमें अमेंडमेंट्स किए जाएंगे। एंड इसके बाद जो है ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, हॉर्स रेसिंग है, इन सभी को टैक्सेबल मतलब डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसमें, एंड इनके ऊपर जो है 28% टैक्स लग जाएगी। आईटी मिनिस्ट्री रूल्स के साथ जो है यहाँ पे अलाइन करने की बात हो रही है। दैट जीएसटी काउंसिल्स का जो ये जो डिसीजन है वो बेसिकली मीटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनके फॉर ऑनलाइन गेमिंग एंड कंपनीज की जो रेगुलेशन की बात आ रही है, तो उसी के साथ ही अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आप रेगुलेट भी कर रहे हैं, अब हम भी जो है इनके ऊपर टैक्स भी लगा दे रहे हैं। तो जीएसटी लॉ विल बी मेड इन ऑर्डर टू डू दिस थिंग। The online gaming market is expected to exceed $1.5 billion in 2022 and $5 billion in 2025। $5 बिलियन का ये ऑनलाइन गेमिंग का साइट हो जाएगा। तो इसके ऊपर टैक्स लगाना इज वाजिब काफी हद तक भैया। $5 बिलियन एंड उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लग रहा था। ठीक है, तो रिएक्शंस यहाँ से क्या हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, पीपल आर क्रिटिसाइजिंग दिस डिसीजन एंड कॉलिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रिडिक्टिंग द कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स ऑन द इंडस्ट्री एज वेल। कि इसका असर जो है, अब ये जो टैक्स लगाने का असर है ये लोगों को अब देखने के लिए मिलेगा। जब टैक्स लग जाएगी तो इंडस्ट्री को एक्चुअली कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि जब टैक्स जब इसके ऊपर चार्ज होने लगेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो हैं वो बैकआउट कर जाएंगे, दे वोंट बी चूजिंग इट। सो दिस इज द रीजन व्हाई दे आर सेइंग दैट। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री को एक तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल, राइट। सो आई होप दैट यू पीपल एंजॉयड। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स अगर आप जो है इसको पसंद करते हैं न्यूज़ एनालिसिस को। So see you in the next video. Bye bye. Take care and have a great time.